अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया है और ये शेड्यूल जारी होते ही मुल्क में जोड़ तोड़ की सियासत का भी आगाज़ हो गया है। सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल के मुताबिक चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए 3 मार्च को पोलिंग होगी। उम्मीदवार 12 और 13 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 11 मार्च को 52 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो जाएंगे। ताहम सेनेट की 48 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे, जिनमें पंजाब और सिंध में 11-11, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 12-12 और इस्लामाबाद की 2 नशस्तों पर पोलिंग होगी। एक तरफ इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रही है, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस याहिया आफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तो सदारती रेफरेंस क्यों दाखिल किया गया? जब 2 मुख्तलिफ फैसले होंगे तो क्या सदारती रेफरेंस दाखिल कर दिया जाएगा? आप आला अदलिया से किस किस्म की नज़ीर कायम कराना चाहते हैं? फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अपने नातवा कंधों पर इतना बोझ नहीं ले सकते। 3 रुकनी बेंच का फैसला आने से हिम्मत हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून ने तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराते हुए रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा की है। आज अब एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कानूनी जंग का आगाज़ हो चुका है, तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली के हवाले से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। बज़ाहिर तो सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपोजिशन मुश्तरका उम्मीदवार लाना चाहती है, मगर क्या अपोजिशन इस मकसद में कामयाब होगी? एक बड़ा अहम सवाल है। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि एक तरफ सेनेट इलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन के लिए अब एक चैलेंज बन चुका है, तो दूसरी तरफ 2018 के सेनेट इंतखाबात में मुबैना तौर पर PTI के अरकान असम्बली की पैसे वसूल करने की वीडियो से मुतालिक पार्टी की सतह पर तहकीकात के लिए अब 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आज़म की तरफ से तश्कील दी गई कमेटी में वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर शामिल हैं। 3 रुकनी कमेटी वीडियो स्कैंडल से मुतालिक उमूर की इन्वेस्टिगेट इसको करेगी और अपनी सिफारिशात भी फिर वज़ीर आज़म को पेश करेगी, जबकि कमेटी वीडियो स्कैंडल में आइंदा के लाहे अमल के लिए तजावीज़ भी देगी। एक तरफ हुकूमत सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को पंजाब में बड़ा जो है ना वो नुकसान हो रहा है। PTI के रुकने पंजाब असम्बली सरदार खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। सरदार खुर्रम लगारी 2018 के आम इंतखाबात में PP 275 ज़िला मुजफ्फरगढ़ से आज़ाद हैसियत से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। सरदार खुर्रम लगारी ने चंद महीने पहले चेयरमैन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल के ओहदे से भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। PTI के नाराज़ रुकने असम्बली का ये मौक़िफ़ है कि मुतअद्दिद बार उन्होंने हल्के के मसाइल पर आवाज़ उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इमरान खान ने यूथ का नारा लगाया, मगर बाद में उसको छोड़ दिया। इमरान खान से एक ही सवाल है कि आज यूथ कहाँ है? आज इमरान खान के टाइगर कहाँ हैं? कोई पुरसाने हाल नहीं है। सरदार खुर्रम लगारी का यह भी कहना है कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतकर तहरीक इंसाफ में मैं शामिल हुआ था, लेकिन जब अवाम के मसाइल ही हल नहीं हुए या होने तो फिर क्या फ़ायदा। सरदार खुर्रम लगारी का यह दावा है कि वो अकेले नहीं है, बल्कि दीगर अरकान असम्बली भी पार्टी छोड़ेंगे। एक तरफ PTI के रुकने पंजाब असम्बली हल्के के मसाइल हल ना होने की वजह से पार्टी क़यादत से नाराज़ हैं, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म का जो जवाब है तरक्याती फ़ंड से मुतालिक उसे तसल्ली बख्श करार देते हुए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने का जो मुकदमा है उसको निपटा दिया। दौरान समाअत वज़ीर आज़म इमरान खान के दस्तखत शुदा सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई, जिसमें वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड देने की खबर की तरदीद की। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म से जवाब मांगने पर एतराज़ किया, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जो एतराज़ आज कर रहे हैं वो कल क्यों नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आइनी सवाल किसी भी सतह पर उठाया जा सकता है, किसी रुकने असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स नहीं दिए जा सकते। दौरान समाअत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि कल मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ दस्तावेज़ात भेजी हैं। हल्का NA 65 में हुकूमत इत्तेहादी को भारी भरकम फंड्स जारी किए गए हैं। क्या सड़क की तामीर के लिए मखसूस हलकों को फंड्स दिए जा सकते हैं? क्या हल्के में सड़क के लिए फंड्स देना कानून के मुताबिक है? हम दुश्मन नहीं, अवाम के पैसे और आइन के मुहाफिज हैं। उम्मीद है आप भी चाहेंगे कि करप्शन पर मबनी इक़दामात ना हो।
जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि व्हाट्सएप वाली दस्तावेजात आपकी शिकायत है, जायजा लेंगे। जिस पर जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि मुझे शिकायत कुनिंदा ना कहें, मैं सिर्फ निशानदही कर रहा हूं, आपने शायद मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या वजीर आजम का काम लिफाफे तकसीम करना है? वजीर आजम ने कहा कि 5 साल की मुद्दत कम होती है, उन्हें चाहिए कि वोट में तौसीक के लिए असम्बली से रुजू करें। एक तरफ हुकूमत मुख्तलिफ नुमाइंदों को तरक्याती फंड्स अब फराहम नहीं करेगी, तो दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो मामलात थे वो तय पा गए हैं। परवेज़ खट्टक के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के हुकूमती कमेटी के साथ होने वाले मुज़ाकरात में यह फैसला किया गया कि वफाकी मुलाजमीन को 25% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। एडहॉक पे स्केल ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 19 ग्रेड के लिए है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात वापस लेने और फिर जो गिरफ्तार लोग थे उनको रिहा करने का भी ऐलान किया है। अब सवाल ये है कि क्या सेनेट इलेक्शन में पंजाब से पीटीआई को बड़ी शिकस्त हो सकती है? सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत ने हल्का NA 65 के लिए खुसूसी तौर पर तरक्याती फंड्स फराहम किए? सवाल ये भी अहम है कि पीटीआई की तहकीकाती कमेटी क्या वीडियो स्कैंडल के असल हक़ाइक़ को सामने ला सकेगी? इन तमाम इश्यूज़ पर मुझे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रुकन पंजाब असम्बली सरदार खुर्रम सुहेल लगारी, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी पार्टी छोड़ने का फैसला किया, उन्हीं से मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम लगारी साहब आपका। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम लगारी साहब, आपकी पार्टी छोड़ने की जो टाइमिंग है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब जबकि सैनेट इंतखाबात आ रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब भी लोगों से मिल रहे हैं और इस वक्त ज़रूरत है पार्टी को आप जैसे लोगों की। ज़ाहिर है आपने पार्टी के सेनेटर को मुंतखब करवाना है, ऐसे वक्त में पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं आप? क्यों पार्टी को इस टाइम हमारी ज़रूरत है? क्या हमारी हल्के की उम्मीदें नहीं है? बताएं। हल्के के अवाम क्या कहते हैं आपसे? हल्के की अवाम मुझसे यही मेरा अपना हक मानती है, अपने वोट का राइट मांगती है मुझसे। तो मेरे उनका तो ये भी हल्के हक के है ना, 400 घर दरिया बुर्द हो चुके हैं। सही, तो उनका तो ये भी हक है ना कि उन्होंने अपने वोट के जरिए आपको भेजा अपनी नुमाइंदगी करने के लिए। सेनेट पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, तो आप उनको सेनेट में उनकी नुमाइंदगी से महरूम कर रहे हैं सर। क्यों मेरे हल्के की आवाम महरूम नहीं हुई? उन 400 घर का क्या कसूर है जो घर दरिया में चले गए हैं? उनकी 33 करोड़ अगर हुकूमत दे देती, उनके घर बच जाना चाहते। उन गरीब माओ बहनों का क्या कसूर है जो बेघर हो गई है? इन मसाइल आज हुकूमत बचाने के लिए सेनेट को और है 2.5 साल से कर रहा हूं। तो क्या जवाब? 2.5 साल से सीएम के पास वीडियोस है उसके मोबाइल में। अच्छा, सुम्मम बकुनुम यूनिफॉर्म लाई अर्जुन, अंधे गुगे बहने कुछ नहीं जानते। कोई जवाब नहीं मिलता था आगे से, कोई आपकी सुनवाई नहीं होती? कोई जिस दिन मैंने सीएम साहब ने कहा कि अपने हल्के के लोगों की जो दरियाई के नाम जमीन है साथ साथ वो इरिगेशन के नाम कराओ, फिर इरिगेशन तुम्हें फंड देगा। अच्छा, कभी ये भी हुआ है? फिर भी मैंने अपने हल्के के लोगों को बचाने के लिए उनकी जमीनें इरिगेशन के नाम कराई। फिर 33 करोड़ का फंड नहीं है जी सीएम साहब के पास, और उसी दिन 2 अरब रुपए की पुल के पैसे दे रहा है। क्यों? एक पुल जो 2 करोड़ की होगी उसे 2 अरब रुपए दिए। लेकिन बड़ी हैरानगी होती है ना कि नून लीग के लोग अपने हल्के के मसाइल के लिए आके मिलते हैं बुज़दार साहब से, तो बड़ी हैरानगी भी है, बड़ा ताजुब भी है कि बाहर की पार्टी के लोग आकर मिले, अपनी पार्टी के लोगों के मसाइल नहीं हल हो रहे। ओ भाई, बुज़दार साहब तो ऑलरेडी पहले नून लीग के ही थे ना। अच्छा, ये पता है आपको? आप किस? ये पहले नून लीग के थे। ठीक है, तो आप किसके हैं? आप बात करें ना कि आप वो किस पार्टी की तरफ से? आप पीटीआई के हैं। तो आप पीटीआई के? तो आप पीटीआई के? आखिर वो उनके कुलीग्स तो होंगे पुराने, तो उन्हें तो मसाइल तो पीटीआई खुद बना रही है। चले, अगर वो वजीर आला की हैसियत से दूसरे पार्टी के लोगों की भी सुने, ज़ाहिर है पूरे सूबे का वजीर आला है ना बुज़दार, सिर्फ नून लीग का या पीटीआई का तो नहीं है, पूरे सूबे के वजीर आला है ना। हाँ। तो फिर हुकूमत को भी लेकर लिसन, फिर ऐवान में भी सबको इक्वल होना चाहिए, हुकूमत को भी अपोजिशन को भी। उन्हें भी रब ने इज्जत से नवाजा हुआ, रब ने इज्जत से। देखे अपोजिशन और हुकूमत, जब ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा ना, हमारी ऐवान सब उदली चलेंगे, गाली गलूच उसमें नहीं होगा। आज ऐवान पहली क्लास से भी बदतर है। क्यों बदतर है? मेरा सवाल ये है भाई, जब जी मेरा सवाल ये है कि नून लीग के लोगों की जब वो सुन रहे हैं और नून लीग के लोग भाग भाग कर वहां जाते हैं अपने मसाइल लेकर, वो आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनते? कोई वजह होगी इसके पीछे, ये पूछ रही हूं मैं।
जब भाई इसके पीछे क्यों वजह होगी? जब यूथ को खान साहब ने पीछे फेंक दिया तो सीएम क्या पास रखेगा? पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट में हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 25 साल 2 महीने थी जब मैंने इलेक्शन लड़ा है और मैंने 50,000 वोट लिए, 17,000 के मार्जिन से जीता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों का दुख ही मैं नहीं कर सकता, मैं दगाबाज नहीं हूं। शायद मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई आके अपने लिए जीना। मेरे खानदान ने गैरों के लिए जीना सीखा और अपनों के लिए जीना सीखा है। मेरी तीसरी पुश असेंबली में आ रही है। पार्टी के और कितने लोग आपके साथ हैं या सिर्फ आपके मसाइल हैं? हम 5 लोग हैं। वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं? मेरा जिला मुजफ्फरगढ़ में आज तक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं थी? मेरी बात सुने। हाँ जी इंशाल्लाह मेरी पार्टी, मेरा जिला मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी किसको दी गई मुझे बताएं? जिला मुजफ्फरगढ़ में आज तक कोई यूनिवर्सिटी बनी है? क्यों नहीं बनी? क्यों वहां के यंग लोग नहीं है? भाई मैं यूथ की आवाज बन के निकला हूं और मैं यूथ को इंशाल्लाह ऊपर लेके आऊंगा। जो लोग यूथ को इस्तेमाल करते हैं इलेक्शनों में, धरनों में, मतलबबाजी में, अब नहीं होगा इंशाल्लाह। आज पूरे पाकिस्तान के यूथ मेरी पोस्टर लगा रहे। क्यों लगा रहे? वो आजाद रुकन क्योंकि कोई आवाज निकालने वाला निकला है, उन्हें पता आ गया है। आजाद रुकन की हैसियत से क्या आजाद रुकन कुछ ना कर सको, क्या कर ले? कम अज कम अपनी यूथ को आईना दिखा जाऊंगा भाई आप इस्तेमाल होते हो, बस मेरा सफर है। और मैंने अपने हल्के का फर्ज निभाया, ऐवान में आके बात कर दी, मेरा हक अदा हो गया। आगे जवाब दे वो है रब को भी और मेरी आवाम को भी। मैंने अपनी आवाम को फर्ज निभाया है जो मेरे बस में था। अच्छा, वो कहते हैं जिस कौम को अपनी हालत बदलने का शौक ना, रब भी उनके हाथ से नहीं बदलता। हमें तो पता है कि जनूबी पंजाब में बड़े काम हो रहे हैं, तौंसा में बड़े काम हो रहे हैं। कौन से काम हो रहे हैं? तो भाई तौंसा है 181 हल्के को दिया जाता है, 181 का पीटीआई का ऐवान है, 181 हल्के को 10 अरब दिया जाता है और एक हल्के को 77 अरब। कहां का इंसाफ है भाई? सही। तो आपको चेयरमैन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल का ओहदा मिला, क्यों छोड़ा? जी मैंने ये चीजें बाप दादा से देखी है, मुझे इन चीजों की हसरत नहीं है। मैं आजिज़ सा बंदा हूं और अपनी वजह बताए ना। अगर पार्टी आपको एक ओहदा दे रही है, ओहदा हो तो इज्जत ना हो, क्या करूंगा मैं? मुझे बताएं। ओहदा हो इज्जत ना हो किस खाते का है? क्या इज्जत क्यों नहीं थी आपकी? आपको बना दिया, इज्जत क्यों नहीं थी? भी लड़के इसकी क्या बात हो गई मैं देना, बस ठीक है भाई। इन्हें इतना है जो पीटीआई, अच्छा एक मिनट, पीटीआई किस नाम से निकली थी? यूथ के नाम से या किसी और नाम से? पीटीआई को यूथ की पार्टी बोला गया था। अच्छा, आप सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं या आप अपनी सीट से इस्तीफा भी देना चाहते हैं? मैं सीट से इस्तीफा क्यों दूंगा? मेरे हल्के की आवाम ने मुझे ऐवान में भेजा है, उससे क्यों दूं? अच्छा, तो पीटीआई का मेरे ऊपर एहसान नहीं है, मेरा पीटीआई पे एहसान है, ये याद रखिएगा। खाली सीट रख के भी हक अदा नहीं हो सकता, आपने उनका हक अदा करना है ना, उनके सामने जवाब दो ना। खाली हक अदा नहीं हो सकता। हाँ तो कैसे करेंगे? ऐवान में लिसन टू मी, ऐवान में मैं उनके मसाइल जाके तहरीक पेश करके बोल सकता हूँ, ये मेरा राइट है। तो पार्टी में भी बोलते रहे, वो तो पार्टी में भी बोलते रहे आप, नहीं सुनी ना? तो फिर पार्टी में नहीं सुना जाएगा, कम से कम असेंबली में एक्शन तो लिया जाएगा। तो सेनेट इलेक्शन में वोट भी किसी को नहीं देंगे आप? नहीं दूंगा किसी पार्टी को, ताकि पीटीआई ये ना कहे जी किसी को नहीं देंगे। पीटीआई ये ना सोचे कि वो यंग लड़कों ने होने के बावजूद दगा दे दिया। हम दगाबाज नहीं है, पीटीआई दगाबाज हो सकती है, ये यंग नस्ल दगाबाज नहीं है। तो किसी और पार्टी से, जाहिर है ये कोई आज के मसाइल तो नहीं है ना, ये कोई हफ्ते पहले के मसाइल तो नहीं है। बकौल आपके 2.5 सालों से सब कुछ चल रहा है, तो 2.5 साल से चल रहे हैं। और आप भाई बात सुने, हाँ। जब मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि खुरम खान, हाँ। अगर तू अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता तो छोड़ दे, एमपीसी भी छोड़ दे। नहीं तो और कितने लोग हैं आपके साथ? और कितने लोग हैं आपके साथ? हम 5 लोग हैं, जिसमें मिनिस्टर भी हैं, मुशीर भी, एडवाइजर भी हैं। छोड़े। अच्छा, वो 5 लोग कौन है 5 लोग? ये बता 2-4 दिन में अभी ऐसे ऐसा करके कि दिन में सारे आ जाए सामने। अच्छा, सेनेट इलेक्शन से पहले ये 5, सेनेट से पहले हम सारे भाग जाएंगे। अच्छा, सेनेट से पहले आप सब लोग भाग जाएंगे? हम 5 क्लियर हो जाएंगे। ये अभी सुनिए, ये पहला एपिसोड है, अभी आगे और एपिसोड का वेट करें। अच्छा, ये तो वो लोग हैं ना जो खुलकर सामने आ गए। ये 5 आपके अलावा बात सुने। अच्छा एक बात बताएं, आपके 13 करोड़ आबादी के वो लोग फैसला कर रहे हैं जो मिडिल पास नहीं है, जो मैट्रिक पास नहीं है। यार ये क्या का इंसाफ है? अच्छा, आप तो वो लोग हैं ना जो खुलकर सामने आ गए। मेरी भी सुन लें, आप तो वो लोग हैं ना जो खुलकर सामने आ गए। पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जो निकलना चाहते हैं, कुछ मजबूरियों की वजह से आवाज उठा नहीं पाते हैं। क्या वाकई कोई बुज़दार साहब की गवर्नेंस से, बुज़दार साहब से कोई खुश नहीं है? पूछ रही हूँ। मेरी बात सुने।
घुट घुट से जीना बेहतर है मर जाओ, चुल्लू भर पानी में मर जाओ, बस इतना कहूंगा। घुट घुट के जीने से बेहतर है चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अगर इतनी बुरी इनकी कारकर्दगी है तो बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को कोई वोट नहीं देगा? देखें जी, बल्दियाती इलेक्शन आएगा तब बात करेंगे। मेरी बात सुने, बुज़दार साहब से डायरेक्टली आप लोगों की कितनी मुलाकातें हुई हैं इन तमाम मसाइल पर? इन तमाम मसले पे हर मीटिंग में, हर कैबिनेट मीटिंग में मैंने बात की है। अच्छा। और हर मुलाकात में मैंने बात की है, और जहां मिले मैंने ये बात की, मैंने असेंबली में भी बात की, मैंने वीडियो भी भेजी है। तो क्या जवाब आता था? कर रहे वही सम्मम बकमन यूनिफॉर्म ले। इसके पीछे कोई खास वजह लगती है आपको कि इग्नोर कर रहे हैं? कोई खास वजह इसके पीछे? साफ ज़ाहिर है, मैं क्या कह सकता हूँ, कोई उनके अपने चाहने वाले होंगे जिनकी मजबूरियां होंगी, उनको हो सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल, पीटीआई के अलावा किसी और पार्टी में शमूलियत का इरादा है? बोले नो, जब अपनी पार्टी से सिला पा लिया दूसरों से वफा की उम्मीद करूं। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सोहेल लगारी मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन करें वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों का जो मसला था, उसके लिए जो कमेटी बनी मुज़ाकरात के लिए, आप उस कमेटी का हिस्सा थे। बड़ी अच्छी बात है, ये मामलात हल हो गए हैं, मामलात तय पा गए हैं। लेकिन जो कुछ इस्लामाबाद में देखा, जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया, तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग की गई, क्या ये सब कुछ किए बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता था? क्यों इतनी नौबत आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो एक साल की जद्दोजहद थी सरकारी मुलाजमीन की, और तकरीबन कई महीनों से मैं और खटक साहब उनसे एंगेज भी कर रहे थे। एक तो मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो तकरीबन सारी तहरीक में बहुत पुरअमन रहे। कल का दिन एक ऐसा था जो कि कोई ज़्यादा खुशगवार दिन नहीं था। नोबडी वुड वांट टू सी दोज पिक्चर्स अगेन। लेकिन बाज़ औक़ात जो इंतज़ामिया है उनको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कुछ एक्सेस थोड़ी बहुत उनकी तरफ से भी हुई होगी जो मुलाजमीन है, और कुछ पुलिस ने उसको थोड़ा किया। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो आज हुआ है बहुत तारीखी हुआ है, इस वजह से नहीं। लेकिन आपको पता है ना, स्पेशल ब्रांच के जो अफसर थे इश्तियाक साहब, उनकी कल डेथ होगी, बड़ा अफसोस हुआ। इस सारे वाक़े के दौरान ही हुआ ना, इतनी ज़्यादा आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। हाँ जी, उसका सबको अफसोस है। और वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपका कंट्रोल बाज़ औक़ात नहीं रहता। जब एक दफ़ा एक एहतजाज होता है और लीडरान जो हैं उनके बाज़ औक़ात थोड़ा बहुत कंट्रोल से जब निकलता है तो फिर वो एक रिबाउंडिंग इफेक्ट होता है। लेकिन जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अभी मैं थोड़ा लेट भी प्रोग्राम में इसलिए ज्वाइन किया कि मैं और परवेज़ खटक साहब उसी डी चौक में गए जहाँ आज से चंद महीने पहले हम पहली बार इनको एड्रेस करने गए थे। हाँ। मेरी तो खैर दूसरी बार थी खटक साहब के साथ। पहली बार खान साहब ने हमें भेजा, वज़ीर आज़म साहब ने डायरेक्शन दी, उनके हुक्म पे हम गए, वहाँ से स्टार्ट लिया। और ये चंद महीनों की जद्दोजहद आज ऐसे तारीखी मोड़ पे ख़त्म हुई है जो मैं आपके चैनल की वसाफ़त से आवाम को बताना चाहता हूँ। हाँ। कि तनख्वाहें हर हुकूमत बढ़ाती है, पीपल्स पार्टी ने भी बढ़ाई, नून ने भी, हमने भी बढ़ा दी। हाँ। लेकिन इसमें जो कुछ और जो बुनियादी चेंजेस हमने किए हैं, ये वो डिमांड्स जो उनके डिमांड्स थे मुलाजमीन के, जो हमारी हुकूमत ने एक्सेप्ट किए, सपोर्ट किया। 25% तो इंक्रीज हमने कर दिया। लेकिन जो डिस्पैरिटी खत्म करने के लिए, जिसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि एक मुलाजिम जो फॉर एग्जांपल एक बीपीएस 17 में है या 18 में है, फर्ज करें वो 1.5 लाख एक इदारे में ले रहा है, उसी स्केल का बेचारा दूसरा मुलाजिम 75, 80, 85 हज़ार ले रहा है। जो अनामली है उसको हमने खत्म किया है, उसके लिए डायरेक्शन दी है, अपग्रेडेशन के लिए डायरेक्शन दी है। ये 2 बड़े काम है। तीसरा बड़ा काम यह है
कि सरकारी मुलाजिम जब रिटायर होता है उसकी सारी जमा पूंजी उसका पेंशन होती है। इनकी बड़ी डिमांड थी और कई दहाइयों से थी सरकारी मुलाजमीन की। इसको प्लीज अप्रिशिएट कीजिए और समझिए। बिल्कुल से। अच्छा, कल इसके एहतजाज में जाहिर है 22वीं ग्रेड 21वीं ग्रेड के अफसर तो नहीं थे, लेकिन हुकूमत को शुबात भी थे कि शायद बड़े अफसरान इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सियासी जमातें। हाँ बताएं। उस पर भी आज खुशखबरियों का दिन है, उस पर भी खुशखबरी सुनाता हूँ, लेकिन जो असल बात है उसकी तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सरकारी मुलाजिम का बेटा हूँ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरे वालिद साहब एक सरकारी अफसर थे, हालांकि दादा सियासतदान थे, लेकिन सरकारी मुलाजिम का मुझे पता है उसकी मुश्किलात का। एडहॉक रिलीफ की डिमांड थी कि एडहॉक रिलीफ जो है हर तनख्वाह में हमें मिलता है उसको बेसिक पे का हिस्सा बनाए। उसका एडवांटेज जो है, उसका एडवांटेज ये है कि एडहॉक रिलीफ तो वैसे भी आप दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसे हुकूमत को नहीं देने पड़ते, लेकिन जब आप बेसिक पे में डालते हैं उसका फायदा ये होता है कि पेंशन के वक्त आपकी पेंशन बेसिक पे बनती है, तो एडहॉक रिलीफ जब उसका हिस्सा बनती है तो आपकी पेंशन बढ़ जाती है। इसका असल फायदा पेंशनर्स को भी मिलता है, ये जो एडहॉक रिलीफ हमने जम किया है। और चौथा जो है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्लाह के करम से जो 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, तीसरे में एलाइज है, उनको भी डायरेक्शन दी है कि वो भी इसको फॉलो करें। नॉर्मली मेरे सवाल का जवाब दे दें, बड़े सरकारी मुलाजमीन ने सपोर्ट किया इस एहतजाज को, जो खदशात आप लोगों को शायद बैक पे वो आए? देखें, उनकी ख्वाहिश तो थी, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगाना चाहता, लेकिन उनको खुशखबरी ये है कि 1 से 19 तक हमने ये सारा बढ़ा दिया है, लेकिन बजट में 1 से 22 है। तो वो सारा का सारा पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिम लाखों को इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। 1 से 19 तक अभी 4 महीने का ये मिल गया है, और जून से आगे सब के सब जो है उनको मिलेगा जी। अच्छा, ये तो होगी खुशखबरी, लेकिन सारी खुशखबरियां नहीं है, कुछ ऐसी भी चीजें हो रही हैं जाहिर है जिससे पार्टी को भी नुकसान होगा, और शायद हो ही रहा है। 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब असम्बली से आप लोगों के जो लोग हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं वो पार्टी? सरदार खुर्रम सुहेल लगारी साहब अभी मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे क्या फ़ायदा इसी पार्टी में रहने का, जब यूथ के नारे लगाए दिया उन लोगों को कुछ नहीं। हल्के में जाते हैं, लोग पूछते हैं भाई आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या है? पिछले 2.5 सालों से बुज़दार साहब की मिन्नतें कर रहे हैं, बार बार अपने मसाइल लेकर जाते हैं, सुनवाई नहीं होती, तंग आके छोड़ दी। वो कहते हैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, 5 लोग मेरे साथ और भी हैं। ये तो बड़ा नुकसान है सेनेट इंतखाबात में आपको, अली मोहम्मद खान साहब। हमारी हुकूमती जमात के रुकन हैं और हमारे भाई हैं। मैं कभी भी पार्टी उमूर जो है वो पब्लिकली डिस्कस नहीं करता, और नाराज़गी भी होती है, उनको मना भी लिया जाएगा। सिर्फ एक हल्का सा इशारा मैं करूँगा कि क्यों हम लोगों के ज़मीर वगैरह सारे इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन के वक्त जागते हैं। और दूसरा, यूथ की बात में कोई ना बताए। पाकिस्तान की सियासत में यूथ को अगर मकाम दिया है और कहीं ले के कोई गया है, उसका नाम इमरान खान है। ये जितना आपकी इस वक्त लीडरशिप है, मुराद सईद यूथ है, हमाद अजहर फेडरल मिनिस्टर यूथ है, शरियार खान अफरीदी यूथ है, आपका जो नाराज लोग हैं उनको भी तो सुने ना, वो कह रहे हैं हमें फंड्स मिलते नहीं है, हमारे हल्के में काम होते नहीं है। जो सुन लेना फिर। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज कहा कि कल मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ दस्तावेजात भेजी हैं, हल्का NA 65, ये सब जानते हैं किसका हल्का है, सालिक हुसैन साहब का ये हल्का है। उन्होंने कहा कि वहां पर भारी भरकम फंड्स जारी किए गए, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना सर। अब मैं उसको देखें, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मोहतरम है, मैं चूंकि खुद वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एज ए वकील एज ए जूनियर पेश होता रहा हूँ, एज ए जूनियर हाई कोर्ट में एज ए वकील पेश होता रहा हूँ, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई ऐसी बात करें जो किसी जज साहब के उनकी इज्जत के खिलाफ हो, तो मैं तो उन पर कमेंट बिल्कुल रिजर्व करता हूँ, कोई मैं उन पर बात नहीं करता। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में लोगों का मयारी ज़िंदगी जो है वो बुलंद किया जाए। स्कीमें पानी की, रोडों की, वो एक प्रोसेस के तहत कानून के मुताबिक दी जाए, और वहाँ लोगों का 5 लोग नाराज जिंदगी हो गए हैं, एक तो छोड़ गए ना, वो कह रहे हैं और लोग हैं उनके पीछे, कोई बात करने की कोशिश करेंगे, को मनाने की कोशिश करेंगे? देखिए मैं अर्ज करता हूँ, सियासत नाम ही एक एंगेजमेंट का है, और आप एक बड़ी जमात जब होते हैं, जब आपकी 3 सूबों में हुकूमत हो, एक कोalition 2 प्योरली अपनी पार्टी की, मरकज में भी हुकूमत हो, सेनेट में भी आपकी अक्सरियत आने वाली हो, तो ये देखें लड़ाई शोर जो आपको सुनाई देता है ना, ये बात मेरी सुने, शोर हमेशा जिंदों के बीच में होता है, कब्रिस्तान में शोर नहीं होता। किसी का दिमाग खराब है, जाके नून लीग या पीपल्स पार्टी का कोई टिकट ले रहा है, उधर जा रहा है, सारा लोग इधर क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको पता है कि तहरीक इंसाफ का झंडा और तहरीक इंसाफ का नाम और बल्ले का निशान जो है वो कामयाबी का निशान है।
कामयाबी के निशान के पीछे सारे दौड़े फिरते हैं। लेकिन नाराज इत्तेहादियों को मनाने में देर नहीं करते आप लोग, अपनों को मनाने में पहल नहीं करते। लेकिन आपस में ये बड़ी जमातों में थोड़े बहुत मसाइल रहते हैं। हमारे पास सीनियर लीडरशिप मौजूद है, मसाइल फिर उस हद तक रहने चाहिए ना कि हल भी हो जाए, लोग पार्टियां छोड़ना शुरू हो जाएं तो ये अच्छा इमेज नहीं जाता। यही मैं बात कर रही हूँ ना, इत्तेहादी पार्टी छोड़ने की धमकी भी दे दे, बात कर दे तो आप लोग जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाते हैं मनाने के लिए, देर नहीं करते। और अपने लोग पार्टी छोड़ के जाएं, पता है कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हमारी हुकूमत तो चल रही है, चलती रहेगी। लेकिन एक बात है कि आज पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश है, सरकारी मुलाजमीन लाखों की तादाद में रिलीफ मिल गई, TLP वालों से मुज़ाकरात कामयाब हो गए, शेख साहब ने बड़ा रोल प्ले किया है इन मुज़ाकरात में भी, या सरकारी मुलाजमीन वाला भी, सब बड़े खुश हैं। थोड़ा सा बस ये है कि एक आदमी आज पूरे पाकिस्तान में बहुत उदास होगा, तो उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खुश करे, वह है मौलाना फजलुर रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, ये हुकूमत अब ये सेनेट वीडियो स्कैंडल ये जो चल रहा है, वीडियो सामने आई है पैसे लेते हुए, निकालना क्या चाहती है? आपको नहीं लगता फिर हर एस्पेक्ट को हुकूमत को कवर करना चाहिए? पैसे लेने वाले तो सामने आ गए, दिए किसने यहाँ तक भी पहुँचना चाहिए, और फिर उन पैसों को जिसके लिए इस्तेमाल किए गए, जो सेनेटर बने, फिर आप उनका भी पता लगाएं, फिर उनको भी उस सेनेट में रहने का हक नहीं है। फिर उससे बढ़कर एक तरफ आपको नुकसान हो रहा है, आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उन्हीं सेनेट इलेक्शंस में आप बेनिफिशरी भी रहे हैं चौधरी सरवर साहब की तरफ से। जब आपकी पंजाब असेंबली में 30 वोट थे, आपके 44 आप लोगों ने ले लिए, दूर दूर तक चांस नहीं था बनने का। फिर तो इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए ना कि आप वहां पर भी इन्वेस्टिगेट कराएं। अगर रिश्वत देना हराम है तो लेना भी हराम है। शुक्रिया शादिया। देखिए, असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ ये है कि उन्हें तो जुडिशल कमीशन बनवाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहा कि हम जुडिशल इंक्वायरी करेंगे, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने अपनी ही हुकूमत के 3 वज़रा पे मुश्तमिल एक कमेटी बना दी। हाँ। और उस कमेटी से कहा कि आप 1 महीने में रिपोर्ट दें। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी हैरानकुन है कि अगर वाकई आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टी के अंदर कोई इंक्वायरी हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू है कि वीडियो लीक हुई है, और सिर्फ यही नहीं, ये भी मालूम करना चाहिए कि वीडियो लीक किसने की है। तो अगर आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो उसका दायरा इख्तियार ज़्यादा वसी होगा, उसमें और ज़्यादा आप जाके इन चीज़ों की मालूमात कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन को ये भी इख्तियार दें आप कि वो GIT बनाना चाहे GIT बना ले, इन सारी चीज़ों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाना चाहे वो करवा ले। लेकिन अगर आप ज़्यादा डीप जाके इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी रकम आई कैसे, किस ज़राए से आई, किसने दी, कौन कौन थे, क्योंकि परवेज़ खटक साहब का भी नाम है, दीगर लोगों के भी नाम हैं। तो अगर वाकई सिर्फ वीडियो का ये मकसद था कि वीडियो लीक करके जो है वो आप जो है अपने आप को कोई बहुत पारसा शो करेंगे, तो उसका सबसे बेहतर तकाजा तो ये था कि आज कम से कम ये 4 दिन तो हो गए इस वीडियो को आए हुए, 3-4 दिन तो हो गए, तो अब तक जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई पेशरफ्त क्यों नहीं नजर आती हमें? बिल्कुल। अब तक जो है ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसमें। लेकिन मज़हर साहब, ये सारी एक्सरसाइज बेकार नहीं हो जाएगी? क्योंकि अगर ये इलेक्शन दोबारा उसी पुराने पैटर्न पर होने जा रहे हैं सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए, फिर आपकी इस एक्सरसाइज का क्या फायदा? फिर 3 सालों बाद फिर हम क्या और वीडियोस का इंतजार करें? नहीं, देखिए फ़ायदा तो होगा। आप आज करें, कल करें, इस पे अगर वाकई वज़ीर आज़म जो है बिल्कुल सिंसियर हैं, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने इससे पहले मिसाल कायम की थी MPS को निकाल के। 2 चीज़ें मुझे वज़ीर आज़म की थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं। एक तो ये कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, जबकि ऐसे सारे सबूत मौजूद हैं, और सबूत क्या, उनका अपना बयान मौजूद है, उनका ये तक कि उन्होंने जब इन लोगों के MPS के खिलाफ कार्रवाई की थी तो वीडियो देखकर कार्रवाई की थी। हाँ। तो अगर ये सारी चीजें उनके पास हैं तो आज वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने, फिर आपने वजीर कानून भी उसी शख्स को बनाया जो वहां बैठा हुआ था। यही चीजें जो हैं ये जो है शुकूक व शुबात को मजीद जो है तक़वियत देती हैं कि आप ये क्यों, आप कहते, आप भरबला कहते कि हाँ मैंने वीडियो देख के, हाँ ये, क्योंकि अब आपको ये जस्टिफिकेशन
कहीं ना कहीं देनी पड़ रही है कि जी उन लोगों को जो इस वीडियो में कुछ नज़र आ रहे हैं उनमें से, जिस तरह आप कह रही हैं कि वज़ीर कानून बनाए गए और भी लोगों की, फिर उनके खिलाफ आगे क्या एक्शन हुआ? ये तो आपने पार्टी की सतह पे एक्शन ले लिया कि उनको एमपीएस को हटा दिया, लेकिन आपकी गवर्नमेंट भी थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसने इस चीज़ को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? इन ऐसे सारे लोगों के सबूत आप अदालतों में पेश करते और इनको जो है हमेशा के लिए नाअहल करार दे देते। तो ये थोड़े से डाउट्स हैं। अब इसका जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस आनी बाकी है, लेकिन इम्कान इस चीज़ का मुझे लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मसले पे और ज़्यादा आगे नहीं जाए, इस मसले से अपने आप को दूर शायद रखे। मैं कोई फाइनल पीडीएम की जो मुतफ़िका उम्मीदवार लाने का जो इनकी स्ट्रैटेजी है, क्या अपोजिशन कामयाब होगी इससे, इस स्ट्रैटेजी से सेनेट इलेक्शन में? देखिए, वो ये कहना तो अभी कबल वक्त है, क्योंकि अभी देखना ये है कि सेनेट के इलेक्शंस में होता क्या है, कितने सेनेटर्स। बज़ाहिर तो लग रहा है कि पीटीआई जो है ज़ाहिर है अपने कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगी पीटीआई, लेकिन चूंकि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट होगा, तो इसलिए और ख़ास तौर पे इस तरह के शुकूक व शुबात बलूचिस्तान और केपी से ज़्यादा। वैसे मज़हर साहब, एक सवाल, अगर हुकूमत वाकई इसको इतना प्योर और शफाफ बनाना चाहती थी, करप्शन को ख़त्म करना चाहती थी, तो फिर तो चेयरमैन सेनेट को भी ओपन आपको रखना चाहिए था, फिर तो आपको तरमीम में उसको भी डाल देना चाहिए था ना, कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी ओपन कर लें फिर आप लोग। नहीं, बिल्कुल डालना चाहिए था और बहुत पहले ये काम शुरू करना चाहिए था। यही चीज़ें हैं। चले अब जो कुछ भी हुआ, लेकिन अगर वाकई अब भी अगर आप इस मामले में सिंसियर हैं, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की भी जहाँ तक बात है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस तो चार महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा ना, वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेगा। तो अगर आपने वाकई, और मैं अगेन फिर कह रहा हूँ कि मुझे वज़ीर आज़म की इंटेंशन वगैरह पे डाउट नहीं है, मैं क्यों डाउट करूँ किसी की इंटेंशन पे। असल चीज़ ये है कि अगर वाकई आप संजीदा हैं तो ये सेनेट के इलेक्शंस जैसे भी हों, अगर एडवाइस आती है ओपन बैलेट पे हो या सीक्रेट बैलेट पे, लेकिन अगर इसको आपने वाकई ट्रांसपेरेंट रखना है तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी, सेनेट के इलेक्शंस भी, और स्पीकर नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल और डिप्टी स्पीकर, जो भी प्राइम मिनिस्टर और जितने भी पार्लियामेंट के अंदर के इलेक्शन ओपन कर दें। वेरी ट्रू, सबको ओपन कर दें आप। उसमें कोई वो ताकि कोई अभाव ही ना रहे इस इलेक्शन, क्योंकि ये कोई आखिरी सेनेट का इलेक्शन तो नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की तरमीम करेंगे और उसके बाद आपकी मेजॉरिटी भी होगी सेनेट के लिए, तो अगर इस तरह की आप तरमीम करेंगे तो हिस्ट्री में आपका नाम जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसको करना चाहिए, और वज़ीर आज़म को ये बात नहीं करनी चाहिए कि सीक्रेट बैलेट में अपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि अपोजिशन रोएगी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे कुछ हो रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। तो फिर आपकी मॉरल पोजीशन क्या होगी? हाँ, बिल्कुल सही। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद आम आदमी की मुआशी मुश्किलात में इजाफा नजर आता है। बज़ाहिर इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में मामूली सी कमी वाक़ हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 में मुल्क में महंगाई की शरह 5.7% रही और दिसंबर 2020 में ये शरह 8% थी, जबकि जुलाई तक जनवरी महंगाई की शरह 8.19% रही और माहाना बुनियाद पर महंगाई की शरह में 0.2% कमी हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक माहाना बुनियाद पर चीनी, सरसों का तेल, गंदम, घी, कुकिंग ऑयल, दूध और फलों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है।
एक तरफ अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हम देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि डॉलर का रेट बढ़ने से हर चीज़ महंगी हुई है। आटे की कीमत ना बढ़े इसीलिए गंदम दरामद कर रहे हैं। हमारी सारी कोशिश है कि अपनी बरामदात को बढ़ाएं। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म दरामदात बढ़ाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ रवा माली साल के पहले 7 महीनों में पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा जिसे हम बोलते हैं, ये गुज़श्ता साल के इसी अरसे के 13 अरब 82 करोड़ डॉलर से 8 ये बढ़कर 14 अरब 96 करोड़ डॉलर तक हो गया है। एक तरफ तिजारती खसारा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ FBR की तरफ से रवा माली साल के पहले 7 महीनों के दौरान रेवेन्यू कलेक्शन हदफ से तजावुज़ करके 25 खरब 70 अरब तक पहुंच गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ वज़ारत ख़जाना की माली साल की पहली शशमाही के मालियाती ऑपरेशन से मुतालिक रिपोर्ट ये बताती है कि जुलाई ता दिसंबर बजट खसारा 1138 अरब रुपए का हो गया और माली साल की पहली शशमाही में बजट खसारा GDP का 2.5% रहा है। आने वाले दिनों में मईशत हमारी किस समत चलेगी, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, पिछले 2.5 सालों में हम देख रहे हैं महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ख़ास तौर पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं 37% इनमें इजाफा जो हमने देखा है, और कहा जा रहा है मुल्क की तारीख में बहुत ज़्यादा इजाफा है पिछले 2.5 सालों में। ज़ाहिर है इसकी बड़ी वजूहात है, हमारा जो ज़रूरी शोबा है मुश्किलात का शिकार है, फर्टिलाइज़र की कीमतों में हमने इजाफा किया है, फिर हमारा किसान परेशान है, कॉटन की पैदावार कम हो गई है, फिर आए रोज़ हम देखते हैं कि जो बिजली महंगी हो रही है, कल भी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ बिजली महंगी करने का, ये जो हमें अल्फाजों में उलझा के रख दिया जाता है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हम बिजली महंगी कर रहे हैं। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है ये किस बला का नाम है, ये ज़रा आवाम को समझा दें कि जो बिजली का बाम इन अल्फाजों में घुमा फिरा कर हम पे डाला जाता है। थैंक यू। असल में ये इस बात की अक्कासी है कि हम IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू होने के लिए जा रहा है। जो उन्होंने शर्त हमें रखा था कि आपने बिजली की कीमत बढ़ानी है, गैस की कीमत बढ़ानी है, वो हम बढ़ा रहे हैं। तो अब बढ़ाने का कोई बहाना तो चाहिए। तो कभी किसी के मद में बहा कर दिया जाता है, कभी आप PDL के मद में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देंगे, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के इसमें आप कर देंगे। ये एक ब्लैक बॉक्स है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वगैरह ये सारे एक ब्लैक बॉक्स हैं। ये बेसिकली आप ये समझ लें कि आप सुन लेंगे आजकल के अंदर में कि IMF का प्रोग्राम जो है दोबारा शुरू हो गया है। तो मतलब ये हुआ कि जो सस्पेंडेड प्रोग्राम है IMF का, उसकी बहाली के लिए बम फोड़ा जा रहा है आवाम पर। ये शराइत थी IMF की कि जब तक कि आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम बहाल नहीं होगा। तो हम कर रहे हैं ये काम। अच्छा, ये जो महंगाई के बारे में मैंने बात की कि हमारा ज़रूरी शोबा मुश्किलात का शिकार है, कॉटन की पैदावार हमारी जो है ना वो आधी रह चुकी है। हम देखते हैं कि हमेशा हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत हो, पिछली हुकूमतों पर जो है ना सारा मलबा डालती है, ये भी हुकूमत वही काम कर रही है। तो ये जो महंगाई है, हमारी जो प्रोडक्शन कम हो रही है, कॉटन हमारी आधी रह गई है, ये इसमें आप समझते हैं कि पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज़ का असर ये है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये लफ्ज़ पिछली हुकूमतों का नहीं कहना चाहिए कि जो पिछली हुकूमतों में लोग थे जो करते धरते थे, आज वो इस हुकूमत के साथ में है। तो जो माजी था वो हाल हो गया और हाल होकर इस हुकूमत के साथ शामिल है। तो इसमें फिर ये कहने के बाद कि ये माजी, क्या हाफिज शेख माजी का हिस्सा नहीं थे? क्या वकार मसूद साहब माजी का हिस्सा नहीं थे? तो जो इकोनॉमिक टीम का कप्तान कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है। तो माजी में जो लोग थे वो अभी हुकूमत के साथ में है। तो यह माजी का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। आप ये जरूर कहें कि हमारे लिए मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं। मैं कितनी मरतबा इस प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम में भी ये कहता रहा हूँ कि किसी आज तक मैंने नहीं देखा, यकीन करें, एज आई स्पीक मैंने नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने किसी कॉटन या टेक्सटाइल वालों की, कॉटन के वालों की, ग्रोअर की ये कोई मीटिंग कॉल की है कि आखिर क्या वजह है कि यही मुल्क जो है 13 से 14 मिलियन बेल्स कॉटन इंपोर्ट का प्रोड्यूस कर रहा था, आज 6 मिलियन से भी कम हो गया है। हाँ। ये अचानक क्या हो गया है इस मुल्क को? किसी ने सुना? मुल्क में ज़राअत की मिनिस्ट्री भी है, उसके मिनिस्टर भी हैं, उसके सेक्रेटरीज भी होंगे, वो क्या कर रहे हैं?
यही जो है पिछले 10 सालों से। क्या मुआशी मसाइल के हल में आप समझते हैं 18वीं तरमीम रुकावट है? क्या जवाब है इस पर आपका? देखें, 18वीं तरमीम बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि 18वीं तरमीम के रहते हुए और इस 7th NFC अवार्ड जो ऑन गोइंग है, इसके रहते हुए इस मुल्क में कभी भी माशी, पॉलिटिकल और ये स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। इसमें बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, और ये मैं बार बार कहता हूँ, ये दोनों एक्सटर्नली ड्रिवन थे। जो हमें कहा गया कि ये करो, पाकिस्तान को हमने 18वीं तरमीम करके पाकिस्तान को एक फेडरेशन से हमने एक कन्फेडरल स्टेट पे तब्दील कर दिया। पाकिस्तान एक मुल्क था, हमने एक मुल्क में 4 मुल्क बना दिया। अब आप देखते नहीं कि किसी एक सूबे का वजीर आला कहता है कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। बिल्कुल बाल की बात नहीं है कि इस मुल्क का एक वजीर आजम भी है, तो क्या चीफ मिनिस्टर उसके जवाबदेह नहीं होगा? लेकिन जब आप ये सीना तान के अगर आप ये कहें कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, तो क्या हुआ? मतलब ये कन्फेडरल स्टेट है, हम आज़ाद मुल्क हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा इशूज है। ये दोनों NFC अवार्ड भी, NFC अवार्ड ने पाकिस्तान के जो फेडरल गवर्नमेंट है इसको इंतहाई कमजोर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। नाजरीन, ब्यूरोक्रेसी जिसे अफसरशाही कहा जाता है, इसकी रुकावटों की वजह से कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुँचने की दास्तान कोई नई तो नहीं है, मगर नए पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये अपनी रविश बदलने को तैयार नहीं है। कराची की अहम तरीन तजारती शाहराह पर वाक़े पाकिस्तान रेलवे की अरबों रुपए मालियत की 10,207 मुरब्बा गज़ जो अराजी है, ये गुज़श्ता 48 सालों से तनाज़ात की जद में है। कभी मार्शल लॉ ऑर्डर के ज़रिए तो कभी माकब तनाज़े की बुनियाद पर लीज़ को मनसूख किया गया। 16 दिसंबर 2003 को निजकारी कमीशन की समरी पर विफाकी काबीना की निजकारी कमेटी ने 53 करोड़ रुपए की कामयाब बोली पर यह अराजी पाकिस्तान कमोडिटी एक्सचेंज के लिए लीज़ पर देने की मंजूरी दी थी, मगर पाकिस्तान रेलवे की ब्यूरोक्रेसी ने निजकारी कमीशन के इख्तियार को चैलेंज करते हुए इसमें रुकावटें खड़ी करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इस मंसूबे के समरात जो हैं ये कौमी ख़जाने और आवाम तक आज तक नहीं पहुंच पाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि सेक्रेटरी रेलवे के सुप्रीम कोर्ट में एक बयान ने विफाकी काबीना की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेक्रेटरी रेलवे के इक़दाम को रेलवे अराजी को कब्ज़ा माफिया के सुपुर्द करने की तशबीह देते हुए वज़ारत क़ानून को भी हिदायत जारी की है कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाए। विफाकी काबीना ने इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम करने की भी मंजूरी दी है। अब सवाल ये है कि कौमी असासों के समरात कौमी ख़जाने और आवाम तक पहुँचाने की राह में जो रुकावटें पैदा करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, इनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया इस्लामाबाद की ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। सुहेल इकबाल भट्टी, क्यों ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती थी कि इस मंसूबे पर काम हो, क्यों उन्होंने रुकावटें खड़ी की, असल वजह क्या थी इसके पीछे? शादी ये बड़ा अलमिया है। बदकिस्मती के साथ अफसरशाही के गलत फैसलों और बिला वजह रुकावटों के नतीजे में कौमी ख़जाने और अवाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोशिशों के बावजूद ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। कराची के अंदर पाकिस्तान रेलवे की एक बहुत अहम तरीन तजारती शाहराह के ऊपर उनका 10,207 मुरब्बा स्क्वायर फीट रकबा, ये रकबा है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन है। 1973 से इसको लीज पे देने का सिलसिला शुरू हुआ। 1977 के अंदर इसके अंदर इंक्वायरी हुई, मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत इसकी इंक्वायरी मनसूख हुई। फिर एक और स्विक कंपनी को ये लीज पर देने की कोशिश की गई, तनाज़ा हुआ, कैंसिल कर दिया गया। ये मुसलसल ये सिलसिला चलता आ रहा है, ना वो जगह प्रॉपर यूटिलाइज हो पा रही है, ना वहां पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो पा रही है। अल्टीमेटली
2003 में निजकारी कमीशन इसका कस्टोडियन मुकर्रर हुआ। पाकिस्तान रेलवे की यह राजी थी। निजकारी कमीशन ने पूरा प्रोसेस किया और एक निजी सिक्योरिटी कंपनी ने बिड के जरिए से सबसे ज्यादा उन्होंने जब बोली दी, उन्होंने ये जमीन हासिल कर ली पाकिस्तान कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के लिए। अब जिस मकसद के लिए यहां पर इमारत बननी थी, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी थी, वही अफसरशाही के पुराने जो लकूनास थे वो निजकारी कमीशन के इख्तियार पर उनको एतराज़ात क्या थे? नजर हो गया उन्होंने निजकारी कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया ना, उन्हें एतराज़ात क्या थे? शादी यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निजकारी कमीशन ने पाकिस्तान की तारीख में बहुत से दीगर मंसूबों की निजकारी की, जैसे एमसीबी बैंक की हुई, हबीब बैंक की हुई, इसी तरह यूबीएल की हुई। कभी निजकारी कमीशन ने जिस चीज को प्राइवेटाइज किया है वो फिर दूसरी कस्टोडियन मिनिस्ट्री आके, ये दूसरी जो उसकी पहले उसकी वजारत होती है, वो ये कभी नहीं कहती कि आप हमें वापस दें। यहां अजीब मामला है कि अब पाकिस्तान रेलवे कहती है नहीं, ये तो हम लीज पर 5 साल से ज्यादा देने के मजाज नहीं थे, इस लैंड को हमें वापस लेना चाहिए। ये गलत मौकिफ अपनाया गया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बारे के ऊपर परेशान हुए, क्योंकि जब वहां पर मामला गया तो पता चला कि जो एक लिटिगेशन की रेट हुई दिसंबर 2003 में जब इसकी निजकारी हुई, और उस वक्त भी निजकारी कमीशन के जो वजीर थे हफीज शेख साहब थे। आज हफीज शेख साहब मुशीर खजाना है और सारा उनके इल्म में है सारा मामला, लेकिन ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा बदकिस्मती के साथ। प्राइम मिनिस्टर को लेकिन जो सेक्रेटरी रेलवे ने बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि विफाकी काबीना की नींदें उड़ चुकी हैं, ये बयान क्यों दिया उन्होंने? विफाकी काबीना क्यों परेशान हो गई है? वो इसलिए परेशान हो गया है कि सेक्रेटरी रेलवे ने वही जो हमने मामला किया कि अफसरशाही की रुकावटें और उनकी न जाने किस वजह से ऐसे फैसले करते हैं जिसका खमियाजा कौमी खजाने और इस मुल्क की इंडस्ट्री को भुगतना पड़ता है। सेक्रेटरी रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रेलवे राजी 5 साल से ज्यादा लीज पर नहीं दी जा सकती। ये वो मामला था। बहुत प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा कि अगर आपकी ये स्टेटमेंट है तो इसका मतलब है कि आप 5 सालों के बाद आप जब ये काम इंप्लीमेंट करेंगे तो लैंड माफिया, कब्जा माफिया को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो कब्जे करे और उसके बाद नए मंसूबे तोअत्तल का शिकार हो जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने इस्तफसार किया, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस पर अपील दायर की गई है? कहा नहीं, पर फौरी तौर पर अपील दायर करने का हुक्म दिया गया और उसके साथ इस मामले को, जो कि 99 साल की लीज थी, इस मामले को मुस्तकिल एग्जैक्टली वजारत कानून से कहा गया कि फौरी तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के रेलवे और ओवरऑल जो उसकी रेल अराजी को लीज पर दिया जाता है, बहुत शहरों में इसकी कीमती अराजी है, फिर तो सारा उसका ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा। उसके साथ 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है वजीर रेलवे की सरबराही में, जो इस सारे मामले को हल करने कल के अपनी सिफारिशात देगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर सुहेल इकबाल भट्टी, मेरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।